Okay, Assalamu alaikum everyone. In today's class, we are going to start the discussion on graphs of quadratic functions. Previously, we have discussed how to draw a linear graph, straight line के ग्राफ कैसे होते हैं, ठीक है. हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सॉल्व की, हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने सॉल्व की, ठीक है, एक्सप्रेशंस बनाने के लिए देखा हमने. Now we are going to see the graphs of quadratic functions. अब हमें ये तो पता है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं वो होते हैं इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, एंड जहाँ पे a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है. ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है. अब क्वाड्रेटिक फंक्शन के दो शेप्स हो सकते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू ऑफ a. अगर मेरी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और दूसरा केस है कि a की वैल्यू लेस देन 0. अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि इक्वेशन कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल y इक्वल टू पॉजिटिव 2x² माइनस 5x माइनस 7, ठीक है. तो मेरा जो फंक्शन का जो शेप होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो जनरल शेप होगा, दैट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. यू आर गोइंग टू गेट अ मिनिमम कर्व जिसमें ये पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट. This point is the minimum point. It's a U-shaped curve, या इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं. क्वाड्रेटिक कर्व का जो शेप बनता है उसे हम पैराबोला कहते हैं. और if a is greater than 0, यानी कि इक्वेशन है आपकी 2x² माइनस 5x माइनस 7, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि a की वैल्यू है पॉजिटिव है, so you get a smiling face curve. Or you call more properly, you are going to name it a minimum curve because it has a minimum point as a turning point. If a is greater than 0, let's say the equation was y equals to minus 2x² minus 5x minus 7. So the graph of such function is going to be, it is still going to be a parabola, but it is going to be a stat face shaped curve or a maximum curve because इसका turning point जो होता है वो maximum होता है. तो ये इनके shapes हैं. So when the coefficient of x² is going to be positive, you are going to get a curve that has a minimum turning point. When the coefficient of x² is negative, you are going to get a parabola or the curve which has a maximum point as the turning point. यहाँ तक कोई मतलब? Any questions still here? No. Okay. Do you guys remember completing square forms कैसे बनाते थे? Quadratic equation की completing square form कैसे बनाते हैं? अगर मेरे पास ये फॉर्म गिवन है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है आप लोगों को? ओके, चलो मैं बताता हूँ. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टराइज्ड फॉर्म. फैक्टराइज्ड फॉर्म कैन बी रिटन एज, अगर मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मुझे फैक्टर्स मिल जाएं इसके. सही है. तो इफ यू कैन राइट एन quadratic equation in this form where these alpha and beta are the factors, तो आप इजीली शेप को ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल सर ये वापस समझाते क्या बीटा और अल्फा क्या? बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकता हूँ. मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ अभी.
For example, take y equals to 2x square minus 5x minus 7. इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग जब आप करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? व्हाट आर द फैक्टर्स? इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग जरा अप्लाई करें. 7 times 2 is 14. सही है. तो नवाब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 times 7, 7 times 1. Now this sign जी tells you सर. that two factors needs to be subtracted, and this sign tells you that the greater of the two factors is going to be negative. So वो दो फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 7. 2 और 7. तो minus 7x plus 2x minus 7. Now you are going to take whatever thing you can take common out, that's going to give you 2x minus 7. You can take plus 1 common out and you are going to get 2x minus 7. So if I take 2x minus 7 common, I'm going to be left with this expression. यहाँ तक कोई मसला? जिस तरह हम फैक्टर्स बनाते थे. सुलेमान, यहाँ तक कोई मसला? फैक्टर ठीक है. नहीं सर. ये फैक्टर्ड फॉर्म है आपके पास. तो मेरे पास क्वेश्चन में इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन थी और मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. इस फॉर्म को मैं कहूँगा फैक्टर्ड फॉर्म या फैक्टराइज फॉर्म. अब मैं इस फैक्टराइज फॉर्म की हेल्प से आई एम गोइंग टू स्केच माय ग्राफ. स्केचिंग के लिए सही है, आपको अगर रूट्स निकाल सकते हैं तो पहले आप रूट्स निकालोगे. ये जो अल्फा एंड बीटा है ये यहाँ पर रूट्स है. रूट्स कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट को, यानी कि आपका कर्व एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा. तो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर मेरा कर्व एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, उसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है? उसकी इक्वेशन में मैं वाई की वैल्यू क्या प्लग इन करूंगा? 0. तो इस इक्वेशन में ये जो आई है इसमें वाई की वैल्यू अगर मैं 0 प्लग इन करता हूँ तो एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी? वो जो दो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी? टू एक्स minus 7 is going to be equal to 0 and x plus 1 is going to be equal to 0. So x comes out to be 7/2 and minus 1. ये बात क्लियर है? 2x minus 7 is going to be equal to 0. जिस तरह हम लोग ने लास्ट क्लास में. सर ये समझ ही नहीं आ रहा ये. हाँ मुझे बताएं क्या समझ नहीं आता, मैं वहाँ से समझा दूँ आपको. हाँ ये जो आपने बोला ना 0 = 2x minus 7 मतलब किस वैल्यू यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है जी. अब मुझे ग्राफ इसकी इक्वेशन को स्केच करना है, यानी कि मुझे ये शेप्स बनाने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, अगर करेगा तो कहाँ पे करेगा. तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू को 0 डाला. ठीक है, जो वैल्यूज ऑफ x निकालूंगा मैं उन्हें रूट्स कहूंगा या x इंटरसेप्ट कहूंगा. तो जब मैं y की वैल्यू 0 डालूंगा, 0 = 2x minus 7 times x plus 1. तो 2x minus 7 2x minus 7 is equal to 0 और x plus 1 is equal to 0. So x की वैल्यू is going to be 7/2 और x की वैल्यू is going to be -1. सर आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है. अच्छा, एक मिनट रुक जाओ. Let me change the mic. हेलो, आवाज आ रही है? जी सर अभी सही है. अभी सही है, ठीक है. Okay, so
मैं ये कह रहा था सुलेमान कि आई एम गोइंग टू इक्वेट 2x माइनस 7 टू 0 एंड x प्लस 1 टू 0. x की वैल्यू आएगी 7/2 एंड x की वैल्यू आएगी -1. सही है. दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x इंटरसेप्ट्स, जिसे मैं रूट्स कहता हूँ. तो ग्राफ पे ये जो वैल्यूज है ना, ये x इंटरसेप्ट यानी कि रूट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है. तो अब मुझे इक्वेशन देख के बताओ इसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का क्या है वैल्यू. What is the coefficient of x square in this? 2 2. Is it positive or negative? positive. Will you be getting a minimum curve or a maximum curve? Minimum curve. Minimum curve. ठीक है. फैक्टर्ड फॉर्म से भी चेक कर सकते हो. फैक्टर्ड फॉर्म में यहाँ पे जो a होता है, जो कांस्टेंट नंबर, वो आपको बताएगा कि क्या मिनिमम कर्व बनेगा या मैक्सिमम कर्व बनेगा. तो यहाँ पे +1 है, तो इसका मतलब है कि मिनिमम कर्व बनेगा. अब मैं मिनिमम कर्व ड्रॉ करूंगा. मेरा कर्व कुछ इस तरीके से आ रहा है. ये पॉइंट है -1 और ये पॉइंट है 7/2. ठीक है. अब ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा. हमने x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए, y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं. y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? वेयर इज y रिपीट कर दे. y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे मेरा कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे मेरा कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. मुझे ये पॉइंट मालूम करना है. तो सर इसमें से कौन सा x एक्सिस और y एक्सिस होती है? ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है. ठीक है. ठीक. अब इफ यू वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट on the y axis, the y intercept, you are going to use the equation और x की वैल्यू 0 प्लग इन कर दो. सो इस इक्वेशन में y इंटरसेप्ट निकालने के लिए इक्वेशन में आप x की वैल्यू 0 प्लग इन कर दो. इसमें भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो. सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे 0 प्लग इन कर दो. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास -7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 0 प्लग इन करूँ x को, so I'm going to end up with -7. तो ये पॉइंट जो है ये -7 है. सही है. अब एक और चीज रह गई है, फिर मेरा पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, और वो है टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इस टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. अब ये जो टर्निंग पॉइंट है ये लाइन ऑफ जी ये y का जो आपने -7 निकाला है मुझे समझ नहीं आया, मतलब सही तरीके से. y इंटरसेप्ट का पॉइंट होता है जब इक्वेशन में x की वैल्यू 0 प्लग इन करो. ठीक. ठीक है. तो x इक्वेशन में इसमें या इसमें x की वैल्यू जब आप 0 प्लग इन करोगे, यू आर गोइंग टू गेट y इंटरसेप्ट, क्योंकि y एक्सिस पे तमाम पॉइंट्स जो भी होंगे उनके x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं. तो अगर मुझे इस कर्व का y इंटरसेप्ट निकालना है तो उसकी इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 प्लग इन करूंगा. ठीक है. सो जी. इफ यू आर गोइंग टू प्लग इन x एज 0 यहाँ पे या यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -7. आगे चलें. जी. ओके. अब मैंने कहा कि जो लास्ट चीज रह गई है फाइंड करने के लिए वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट. अब टर्निंग पॉइंट जो है ना वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है. लाइन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जो कि मेरे पूरे कर्व को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी कि हाफ ऑफ द पार्ट इज गोइंग टू बी ऑन द राइट एंड हाफ ऑफ द पार्ट इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट. So line of symmetry is a line that is going to divide the shape into 2 equal parts. अब मैं ये कह रहा था कि टर्निंग पॉइंट जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है. तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है, जो कि टर्निंग पॉइंट भी जाहिर सी बात है पॉइंट है, तो इसका भी कोई ना कोई x वैल्यू होगी और y वैल्यू होगी.
ठीक है। इसकी जो x वैल्यू है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो बिल्कुल हाफ वे बिटवीन है इस वैल्यू के और इस वैल्यू के, यानी कि बिल्कुल इन दोनों वैल्यूज के बीच में है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यार ये जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, वो दैट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ -1 एंड 7/2, इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, एग्जैक्टली बीच में। तो वो मिडल पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? वो मिडल पॉइंट ऐसे फाइंड करोगे कि इन ऑर्डर टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट, आप लोगे मिड पॉइंट -1 और 7/2 की वैल्यू को ऐड करोगे, यानी कि दोनों रूट्स की वैल्यू को ऐड करोगे एंड यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2। सो जरा कैलकुलेटर निकालो, इसको सॉल्व करो। -1 + 7/2 डिवाइड बाय 2 कितना आता है? फाइव अपॉन 4। 5/4। जी सर। 7/2 -1 डिवाइड बाय 2, 5/4। 5/4 डेसिमल में होता है 1.25 समथिंग, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू का जो x कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये है 1.25 कह लो या 5/4। सही, मैं 1.25 लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये जो x कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू 1.25 होगी। अब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू में मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे इक्वेशन पता है इस ग्राफ की, सही है। जी उसमें हम तो 1.2 डाल देंगे एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो इक्वेशन में या तो ये इक्वेशन फॉर्म यूज कर लो या तो ये फॉर्म यूज कर लो, किसी भी फॉर्म में आप x की वैल्यू 1.25 प्लग इन कर दो। सो मैं उस इक्वेशन में कर देता हूँ 1.25 स्क्वायर -5 टाइम्स 1.25 -7। कैलकुलेट कर लो क्या वैल्यू आएगी। टेन 10.125। 10.125 -10.125 नहीं होगा? जी सर, माइनस ही आ रहा है। हाँ, -10.125। मैंने इसलिए बोला माइनस क्योंकि देखो ये जो ग्राफ है वो बिलो दी एक्स एक्सेस है, ठीक है। तो इसलिए -10.125। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट भी आ गए, और वो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1.25 कॉमा -10.125। तो इस तरीके से मैंने इसको स्केच कर लिया। क्वेश्चन था इसको स्केच करने का, ठीक है। तो मैंने पहले इसकी फैक्टराइज फॉर्म बना ली। फैक्टराइज फॉर्म से मैंने x इंटरसेप्ट्स निकाले, y इंटरसेप्ट निकाला, फिर मैंने टर्निंग पॉइंट निकाला। सही है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो प्लीज पूछो। सही है, क्वेश्चन नहीं है सर, ये कॉपी कर लें। बिल्कुल कर लो। सर आप एक और दफा बता देंगे कि y इंटरसेप्ट हमने कैसे निकाला? y इंटरसेप्ट कैसे निकाला? इज दैट योर क्वेश्चन? यस सर। Y-intercept is a point where the curve crosses the y-axis
which is this on the diagram. Now, in order to calculate this, since y-intercept means the point lying on the y-axis, and on the y-axis, the x coordinate is always 0, and there is some y value. So in the equation, I'm going to plug in x as 0 in the equation, and ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -7। या तो ये फॉर्म यूज कर लेती आप, या तो ये फॉर्म यूज कर लेती। यहाँ पे 0 प्लग इन करती तो -7 आता, यहाँ पे 0 प्लग इन करती तो 1 आता। तो -7 टाइम्स 1 is -7। ओके सर। आगे चले या कॉपी कर रहे हो? कॉपी कर रहा हूँ। ओके, कर लो आराम से। ऑलराइट, आगे चलें आप। जी। Okay. Now, so far we have discussed the factorized form. The second form is the completing square form. Completing square form में we are going to convert our equation from ax square plus bx plus c वाली form to y equals to a times x minus h the whole thing square plus k। ये फॉर्म कहलाती है, ठीक है। Now इसमें this a value is going to decide, it's going to be a deciding factor whether your curve is going to be a minimum curve या maximum curve। a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो minimum curve बनेगा, a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो maximum curve बनेगा। Then this h and k are basically the coordinates of the turning points। ये इस फॉर्म का फायदा है कि अगर मेरे पास ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो मेरे पास मुझे टर्निंग पॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो फॉर एग्जांपल 2x minus 3 the whole thing square plus 5। सो मुझे बताओ ये कर्व जो होगा ये मिनिमम कर्व होगा या मैक्सिमम कर्व होगा? मिनिमम। इट्स गोना बी द मिनिमम कर्व क्योंकि a की वैल्यू इज +2। इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे? 5 and 3।
तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा टर्निंग पॉइंट का? 3 और y कोऑर्डिनेट होगा 5। सही है। 5। अगर इक्वेशन होती 2x + 3 द होल थिंग स्क्वायर + 5, तो ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? ये मिनिमम होगा। मिनिमम ही होगा, बिल्कुल सही। लेकिन टर्निंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3 स्क्वायर मतलब 9 और 5। नहीं, 3 स्क्वायर नहीं। यहाँ पे जब x माइनस एच है, ठीक है, सो हाँ टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे h कॉमा k। यहाँ पे माइनस से आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे x -3 था, सो 3,5 वाज द टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। जी यहाँ पे x + 3 है, तो x + जी 3 में आपको ये करना होगा, इसको माइनस बनाने के लिए ये -3 होना चाहिए। So -3,5 is going to be the coordinate of the turning point. ठीक है। अब हम सीखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे कैसे। अगर हमें ये फॉर्म गिवन है और ये फॉर्म बनानी है तो वो कैसे करेंगे। लेट्स से यू हैव बीन गिवन द सेम इक्वेशन, ठीक है, एंड द क्वेश्चन सेज राइट 2x² - 5x - 7 into completing square form, ठीक है, एंड फाइंड द टर्निंग पॉइंट। सो 2x² - 5x - 7 को किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं प्रोसीजर बताने जा रहा हूं, तो वो पहले समझना है, ठीक है। पहला स्टेप इज मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² +1। यार तो यहाँ पे तो 2x² है, तो इज देयर अ वे टू कन्वर्ट टू हैव द कोफिशिएंट ऑफ x² +1? मुझे क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। नहीं, मैं सिर्फ इतना अभी चाह रहा हूँ कि मुझे x² यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, आई वॉन्ट 1 ओवर हियर। I want to make sure that the coefficient of x² is +1. So can I take 2 common out? अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, सही, जबरदस्ती का कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो x² है, x² मल्टीप्लाई बाय 2 इज गोइंग टू गिव यू 2x²। सही है, यहाँ तक सब एग्री करते हैं? जी अच्छा, अब -5 था, दिस इज नॉट अ नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2, बट अगर मैं इसमें से जबरदस्ती -5 कॉमन लूंगा, 2 कॉमन लूंगा, देन आई विल हैव टू राइट -5/2 ओवर हियर, क्योंकि जब 2 5/2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 5 आएगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? नहीं है एक ऐसा और दफा समझ। समझा दे। मैं वापस समझा देता हूँ। देखो, 5/2 होता है 2.5, ऐसा ही है ना। तो जब -2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -5 मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑब्जर्व ये करना है कि सी -5 इज वाज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो अगर मुझे 5 में मतलब इधर से भी 2 कॉमन निकालना है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, तभी 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 1 5 -5 ही हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और -5 आ जाएगा। इसी तरीके से -7 को भी मैं 2 से इंटीजर वैल्यू से तो डिवाइड नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि -7 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, तो आंसर में इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती का -7 में से 2 कॉमन निकालूंगा, तो मुझे यहाँ पे -7/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 2 को -7/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर -7 आएगा। ये बात समझ में आई? जी सर। सो यू कैन तो टेक सर ये कॉमन आउट नाउ। -7/2 सेपरेट लिखेंगे ना, 2 दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे ना। दूसरा ब्रैकेट नहीं बनाओगे, यहीं पे मैं तीनों टर्म्स में से कॉमन लूंगा 2 को। ठीक है। सही है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2,
divide the coefficient of x by 2 and subtract the square of the result from the expression. अच्छा, अब देखो इसका क्या मतलब है। आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, 2 -5/2। ठीक है, जब आपने 2 कॉमन ले लिया, इसके बाद जो एक्सप्रेशन ऑफ एक्स है वो है आपका -5/2। आपको ये करना है, सबसे पहले तो आप -7/2 को ना थोड़ा सा दूर लिख लेना। ठीक है, आप ये करोगे, यू आर गोइंग टू टेक द कोफिशिएंट ऑफ x which is -5/2 and you are going to divide it by 2 further. So -5/2 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, what will I get? मैं -5/2 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो what will I get? सिर्फ कोफिशिएंट के ना ये वैल्यू ले लो। ठीक है, साइन इंपॉर्टेंट अभी यहाँ नहीं है। 5/2 ले लो। 5/2 को जब मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? -1.25। फ्रैक्शन में मुझे बताओ। 5/4 आएगा ना। 5/4 आएगा। -5/4 हाँ, मैं कह रहा हूँ -5/4। साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो ना, तो 5/4 आएगा। ठीक है, अब इसके स्क्वायर को आप यहाँ पे ऐड भी कर दो। ठीक है, और यहीं पे सब्ट्रैक्ट भी कर दो। मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट वही वैल्यू कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी इक्वेशन को तो चेंज नहीं किया ना नवाल, सुलेमान, मुसब। मैं अगर कोई चीज ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन में और उसी वक्त उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, तो मैंने कोई चेंज नहीं की ना इक्वेशन। सही है। So you take the coefficient of x divided by 2। ठीक है, आप इसको ऐड भी करोगे and add and subtract the square of the result from the expression। So मैंने ऐड भी किया इसके स्क्वायर को, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ऐड और नाउ यू आर सब्ट्रैक्ट गोइंग क्यों टू, किया हमने? मैं बता रहा हूँ ये एक स्टैंडर्ड रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करके जल्दी से कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बना लेते हैं। मैं पहले ना कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं ना तुम्हें बताता हूँ कि ये क्यों करना जरूरी था। अभी तो मैं बस इक्वेशन चेंज नहीं कर रहा, मैंने ऐड किया, तो पहले तो तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए था कि मैंने ऐड क्यों किया। ठीक है, और इस ऐड करने को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया है, यानी कि जो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ उसे मैं माइनस भी कर रहा हूँ, ताकि मैं कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा जिसकी वजह से मेरी इक्वेशन चेंज हो जाए। लेकिन अब क्वेश्चन है कि मैंने ऐड क्यों किया, अब उसका आंसर मैं देता हूँ। यू आर गोइंग टू कन्वर्ट, ऑब्जर्व करो ये फर्स्ट 3 टर्म्स। कैन आई से दैट इट इज जस्ट एन एक्सपेंशन ऑफ x minus 5/4 the whole thing square। यानी कि जिस तरीके से a minus b the whole thing square की एक्सपेंशन होती थी a square minus 2ab plus b square, अगर मुझे ये फॉर्म दी हुई होगी, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इसमें? अगर मेरे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती थी तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता था ना। तो देखो ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म है जहां पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 5/4 है, तो
मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ, वही मेरा मकसद है, इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट टर्म x आ जाएगा, सेकंड टर्म माइनस आ जाएगी, साइन मिडिल टर्म की होती है, और सेकंड टर्म जो है ना वो है 5/4 द होल थिंग स्क्वायर, सॉरी साइन आ गई, सेकंड टर्म यहां से आ जाएगा 5/4 द होल थिंग स्क्वायर, सही है, x माइनस 5/4 द होल थिंग स्क्वायर। मैंने इस एक्सप्रेशन को जो एक्सपैंडेड फॉर्म थी, मैं ये यहाँ पे ऐड इसलिए कर रहा था इसके स्क्वायर टर्म को, ताकि ये सिंप्लीफाई होके कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो x माइनस 5/4 द होल थिंग स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बन गई। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है, मुझे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस 5/4 the whole thing square is 25/16, 5 square is 25, 4 square is 16, और फिर माइनस 7/2। आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक आउट योर कैलकुलेटर और मुझे जरा इसका आंसर सिंप्लीफाई करके दो। -25/16 माइनस 7/2, प्लग दिस इन योर कैलकुलेटर, क्या रिजल्ट आ रहा है? -81/16। -81/16, ठीक है। So 2 bracket x minus 5/4 the whole thing square minus 81/16, ठीक है। अब 2 को इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई करोगे और इस ब्रैकेट से भी जब मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 81/16, तो आपके पास आ जाएगा 81/8। यहाँ तक देखो, मैं जरा अपनी डोरबेल आंसर करके आ रहा हूँ। ऑलराइट, यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 विद x माइनस 5/4 द होल थिंग स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर 2 को जब मैं -81/16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा -81/8, सही है। अब डेसिमल में जरा इसको कन्वर्ट करके चेक करो। 5/4 81/8 का 81/8 क्यों हुआ? कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और अगर ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई बाई 81/16 करोगे तो 2 1 2, 2 8 16, ठीक है। तो कैलकुलेटर में डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट कर दो। 81/8 क्या आ रहा है नवाल? माइनस 10.125। 10.125। तो ये जो मैंने आपको ये बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म जब कन्वर्ट हो जाएगा ना कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में, तो ये और ये इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट होते हैं। तो सुलेमान, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -1/2 1.25 और -10.25। -10.125, ठीक है। -1.25 1 नहीं होगा, मिटावा है पॉजिटिव। ये, सही हाँ, तो सही। या तो डेसिमल में दे दो या तो फिर बेहतर तो ये है कि 5/4 कॉमा जो भी 81/8 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ना
मिक्स नंबर में -10 होल 1/8, इसमें भी आंसर दे सकते हो। तो देखो मैंने ये वाली एग्जांपल सेम एग्जांपल यहाँ पर करवाई जहाँ पे इक्वेशन मैंने यही ली थी 2x² - 5x - 7, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, टर्निंग पॉइंट्स वही आ रहे थे क्योंकि इक्वेशन वही है ना। मैं किसी भी फॉर्म में लिखूं इक्वेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो चेंज नहीं हो जाएगी, उसके एक्स इंटरसेप्ट भी वही निकलेंगे, वाई इंटरसेप्ट भी वही निकलेगा, टर्निंग पॉइंट भी वही निकलेगा। सही है। तो मैं यही इक्वेशन को जब मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म से किया तब भी मेरे पास टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वही है। सही है। और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है, ये you can call this as a completing square form. So the question was कि you need to convert this form into a completing square form and then find the turning point. तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। सर जी मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप पूरा वापसी समझा दें, मतलब ये पूरा डिटेल से नहीं लेकिन ये क्वेश्चन का रिवीजन दे दें मुझे। मैं दे देता हूँ। So the task was to convert this form into the completing square form. In the completing square form इस तरीके से लिखी जाती है a times x minus h the whole thing square plus k, जहाँ पे ये x minus h the whole thing square है ना, ये complete square form होता है। सही है। ये स्क्वायर फॉर्म है ना, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म कहते हैं। अब ये जो h, k है ना, इस फॉर्म का फायदा ये है कि h, k रिफ्लेक्ट कर देता है टर्निंग पॉइंट की वैल्यूज को। तो आपको इक्वेशन देख के पता चल जाता है कि कैसे टर्निंग पॉइंट होंगे। 3, 5 यहाँ पर लिखा हुआ है तो तुमने मुझे बताया था इट्स गोना बी मिनिमम कर्व विद 3, 5 एज अ टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे x + 3 था तो यहाँ पे -3 और 5 आर गोइंग टू बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट। Now the question that we discussed was कि you need to convert 2x² - 5x - 7 into the completing square form and then find the turning point. तो complete square form convert करने में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि make the coefficient of x square to be +1. उसके लिए मुझे तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, जबरदस्ती भी लेना पड़ेगा। So 2 कॉमन जब मैं लूंगा I'm going to get x² यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे 5/2 हो जाएगा बिकॉज आई वांट कि जब ये नंबर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो तो -5 सिर्फ आए। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे -7/2 हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि यू नीड टू डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x। सही है। मैंने कहा कि सिर्फ वैल्यू ले लो जो कि 5/2 है। यू आर गोइंग टू डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2। तो 5/2 को जब हमने डिवाइड 2 से किया तो नवाल ने मुझे बताया था 5/4 आता है। सो 5/2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5/4 आ गया। अब ये जो वैल्यू आ रही है ना, इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे और इसी का स्क्वायर माइनस भी करोगे, यानी कि जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो वही वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे। और -7/2 तो एज इट इज रहने देंगे। फिर मैंने तुम्हें कहा कि देखो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना इसके, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसी कंप्लीट स्क्वायर की। तो जब मैं इसको फैक्टराइज कर लूँ या सिंप्लीफाई कर लूंगा, मैं इसको a² - 2ab + b² वाली फॉर्म से कन्वर्ट करके a - b द होल थिंग स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसको मैं कैसे करूंगा? फर्स्ट टर्म मेरा है x, साइन हमेशा मिडिल टर्म की आएगी माइनस, और 5/4 द होल थिंग स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं x - 5/4 द होल थिंग स्क्वायर को आइडेंटिटी लगा के एक्सपेंड करूंगा तो मुझे यही चीज मिल जाएगी, लेकिन मैं रिवर्स जा रहा हूँ। x - 5/4 द होल थिंग स्क्वायर ये हो गया। अब -5/4 द होल थिंग स्क्वायर को सिर्फ इवैल्यूएट कर लो तो वो होता है -25/16। 5² is 25, 4² is 16, तो सर हमने इससे -25/16। पिछले वाले जो इससे पहले हमने 5 - 5/4 होल थिंग स्क्वायर लिखा है उसको हमने एवेल्यूएट क्यों नहीं किया? यहाँ पे प्लस वाला, जी तो मैंने यही बताया कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म है किसी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म की। ठीक है। जिस तरह ये a² - 2ab + b² है ना, तो इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो मैं इसको a - b द होल थिंग स्क्वायर के फॉर्म के तरह लिख सकता हूँ ना। अगर मैं आपको ये देता हूँ, मैं बोलूँ इसको सिंप्लीफाई करो, तो आप a - b द होल थिंग स्क्वायर की तरह लिख सकते हो उसमें। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म को कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो मेरा फर्स्ट टर्म यहाँ पे a था तो मैंने a लिख दिया, यहाँ पे सेकंड टर्म b था तो मैंने b लिख दिया, साइन मिडल टर्म की, और इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म x है, साइन माइनस की, 5/4 सेकंड टर्म द होल थिंग स्क्वायर। सही है। तो ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म आ गया। तो फर्स्ट 3 टर्म्स को तो मैंने इसमें बंद कर दिया।
अब -5/4 द होल थिंग स्क्वायर को मैं कैसे ओपन करूंगा, कैसे एक्सपैंड करूंगा, मतलब कैसे सिंप्लीफाइड करूंगा? सिंपली स्क्वायर कर दो, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, तो -25/16 इज द वैल्यू। फिर -7/2 एज इट इज, ठीक है। कैलकुलेटर से आपने -25/16 -7/2 को सॉल्व करा तो आपके पास आ गया -81/16। फिर ये 2 इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 -81/16 से भी मल्टीप्लाई होगा। जब आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब 2 को -81/16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81/-81/8 आ जाएगा। सही है। अब ये आपकी आ गई कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। सही है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म को देखकर ही आप इसके टर्निंग पॉइंट बता सकते हो। टर्निंग पॉइंट क्या होंगे? 5/4 और -81/8। डेसिमल में कर लोगे तो समझ में भी आ जाएगा। 5/4 का मतलब है 1.25 और -81/8 का मतलब है -10.125, और हमने देखा कि ये वही कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, तो इक्वेशन क्योंकि वही है तो इसके टर्निंग पॉइंट्स भी वही होंगे, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, फॉर्म अलग है। तो आपने मेरे साथ फैक्टराइज फॉर्म देखी और कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म देखी अभी तक। बात समझ में आ रही है? जी सर, अब ये कॉपी कर लूं? बिल्कुल कर लो। या सुलेमान, इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लोगे? तुम आराम से कॉपी कर लोगे? मुझे एक लास्ट चीज समझानी है। क्या मुसब, एनी सर? क्वेश्चन सो फार? मुसब, आर यू विद अस? जी सर। ओके, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क इस स्लाइड पे, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको नोट डाउन कर लेना अपने रजिस्टर्स में। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे स्केच। स्केच द कर्व y equals to -x - 1 the whole thing square -1 for x greater than equal to -2 less than equal to 3। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है? ये लिनियर फंक्शन तो नहीं है ना? ये कौन सा फंक्शन है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन? इक्वेशन देख कर आइडेंटिफाई करो। नवाल, व्हाट इज दिस फंक्शन कॉल्ड? लीनियर फंक्शन तो नहीं है ना? ये कर्व क्वाड्रेटिक है। फंक्शन। इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। नाम जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन आस्क योरसेल्फ, क्वाड्रेटिक फंक्शन या तो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है, ठीक है? या तो मैक्सिमम कर्व बनेगा या तो मिनिमम कर्व। तो इसको देखकर क्या लगता है कौन सा कर्व बनेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट वाला ही। दिस इज द, सो जब मैं इसको स्केच करूंगा तो इसका शेप ऐसा आना चाहिए, सेट फेस टाइप। ओके, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म गिवन है ना, तो इसके टर्निंग पॉइंट मुझे बता सकते हो? 1 और -1। यस, तो टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये मैक्सिमम कर्व है तो टर्निंग पॉइंट होगा मैक्सिमम पॉइंट। सो मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -1। वेरी गुड। और इसका जो शेप होगा वो होगा मैक्सिमम, इस तरीके से। अब मुझे स्केच करने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए? एक्स इंटरसेप्ट चाहिए और वाई इंटरसेप्ट चाहिए। सही है। बात समझ में आ रही है? जी। ओके, अब मैं वाई इंटरसेप्ट निकालता हूं। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं नवाल? इक्वेशन में x की 0 वैल्यू प्लग इन को कर 0 देंगे। कर देंगे। x की वैल्यू को 0 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा नवाल? -1 आएगा ना? नहीं, 0 आएगा। सोच लो एक मतलब। -1² -1 हो जाएगा, -1 -1 -2। ठीक है।
ओके, अब एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे सुलेमान? एक्स इंटरसेप्ट इसी में कैसे इक्वेशन निकाल से सकता हूँ निकलेगी ना? जी? इसी इक्वेशन से निकालेंगे। हाँ, इक्वेशन में मैं क्या प्लग इन करूंगा? -2। कैसे? मैं तो एक्स इंटरसेप्ट निकालना चाह रहा हूँ। एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता अच्छा है जहाँ पे फंक्शन मेरा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जिसे हम रूट्स कहते हैं। तो उसके लिए मुझे y को 0 करना पड़ेगा ना जी, इक्वेशन y में। को जी को अच्छा, अब मैं जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं ये पूरा ब्रैकेट उठा के उस तरफ ले जाता हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो x माइनस वन द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब मुझे एक बात बताएं आप, इसको मैं फर्दर सॉल्व कैसे करूंगा? क्या मैं इसको फर्दर सॉल्व कर भी सकता हूँ या नहीं? नवाल, अगर इसको मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो राइट हैंड साइड पे तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 लेना पड़ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। नहीं। नहीं करता, सही है। दूसरी बात ये कि मैं x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल दूं सुलेमान मुसब, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डाल दूं, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जितनी भी छोटी हो जितनी भी बड़ी हो, स्क्वायर होने के बाद आंसर कभी भी नेगेटिव तो नहीं आएगा ना? नहीं। नहीं सर, नेगेटिव नहीं सो आएगा। इसलिए इसलिए मेरे पास कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे यहाँ पे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसका मतलब नो रूट्स या नो एक्स इंटरसेप्ट्स। इसका मतलब है कि मेरा जो ये कर्व है वो एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं करेगा, एक्स एक्सिस से पास ही नहीं होगा। तो अब मेरा कर्व कैसा दिख सकता है, ये फाइंड करते हैं। मुझे मेरा मैक्सिमम पॉइंट पता है 1, -1। सो लेट्स से दिस इज 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। सही है, ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है 1, -1, और ये मेरा y इंटरसेप्ट है। और क्योंकि मैक्सिमम कर्व है तो इसका शेप ऐसा आना चाहिए। एग्री कर रहे हो? इसका शेप ऐसा आएगा, सेट फेस कर्व भी बनेगा, मैक्सिमम कर्व है क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट है 1, -1, और वो y एक्सिस से कहां से पास हो रहा है? -2 से पास हो रहा है। सही है, यहां तक क्लियर है? सर ये ग्राफ जी। समझ नहीं आया, किस तरह आपने अलग से बनाया? शेप तुम्हें पता था ना कि ये बनेगा सेट फेस जी शेप कर्व। जी जी इस सेट फेस शेप कर्व में ये मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, यानी कि जी। इससे ऊपर कोई पॉइंट नहीं होगा। नहीं। सही है। अच्छा, चलो तो मैं ये पता चल गया। अब तो मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया 1, -1, जो कि मेरा मैक्स पॉइंट है 1, -1। अब जी मेरा ग्राफ जो है वो बाकी सेट फेस का ऐसा ही बनेगा। अब ये ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ पे पास होगा? -2 पे। तो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। सही है, तो मेरा ये ग्राफ इस तरीके से पास होगा। ये मैंने स्केच कर लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये ग्राफ x एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। ये ग्राफ तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, टच ही नहीं कर रहा। यही वजह है कि इसके कोई रूट्स एक्सेस नहीं करते, कोई सॉल्यूशंस एक्सेस नहीं करते, क्योंकि इसका शेप ही ऐसा है इक्वेशन की वजह से। बात समझ में आई या नहीं? जी, समझ आ गई। समझ आ गए। ओके ग्रेट। अब एक एक चीज हमने सिर्फ अभी तक टैकल नहीं करी, और वो ये है कि क्वेश्चन में इसकी डोमेन दी हुई है। यानी कि क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मुझे सिर्फ स्केच करके दो इस इक्वेशन को फ्रॉम -2 to 3, सारी वैल्यूज के लिए नहीं करना, सिर्फ -2 से लेकर 3 तक, 3 के दरमियान मुझे ये इसका ग्राफ देखना है। तो -2 यार यहाँ पर है आपका, और 3 यहाँ पर है। सही है, ये .3 है। यानी कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और मुझे -2 पे वैल्यू निकालनी है। तो आप जरा मुझे
इस फंक्शन में मैं ये मालूम करना चाहता हूँ अब कि y की क्या वैल्यू आएगी माइनस, जब x -2 है तो y की क्या वैल्यू आएगी, कैसे फाइंड करूंगा? x की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन में x की वैल्यू -2 -2। पुट कर दो, -2 -1 द होल थिंग स्क्वायर -1 क्या आ जाएगा ये, -3 का स्क्वायर -1, -3 का स्क्वायर 9 होता है, बाहर -1 -9, -9 -1 इज -10, सही है। तो आपको ये पता चलेगा अब के -2 पे ये ग्राफ जो है इसका y वैल्यू जो है वो -10 है, -2, -10। अब इसी तरीके से मुझे 3 के लिए भी निकालना है क्योंकि वो एक्सट्रीम वैल्यू है। ये जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी? सो 3 - 1 द होल थिंग स्क्वायर -1, 3 - 1 is 2, 2 square is 4, -4 - 1 -5। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा हो जाएगा 3, -5। बात समझ में आई? जी। नवाल, एनी क्वेश्चंस? मुसब, एनी क्वेश्चन सो फार? सर ये ग्राफ वाला जो है वो आप एक और दफा समझा देंगे? श्योर। ग्राफ में सबसे पहले हमने क्या निकाला था, टर्निंग पॉइंट हमें पता चल गया था इक्वेशन को देख कर ही, तो 1 - 1। अब मुझे पता है ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, यानी कि सारे पॉइंट उससे नीचे होंगे, यानी कि इसका शेप ऐसा कुछ बनना चाहिए। क्वेश्चन ने कहा है कि -2 से लेकर 3 तक सिर्फ ड्रॉ करना है आपने, यानी कि मैं इस पॉइंट के आगे नहीं ड्रॉ करूंगा और इस पॉइंट से पीछे ड्रॉ नहीं करूंगा, तो मुझे -2 से लेके 3 तक ड्रॉ करना है। अब मैंने y इंटरसेप्ट निकाला, x की वैल्यू 0 रख के, तो मुझे पता चल गया -2 से मेरा ग्राफ पास हो रहा होगा। तो अगर ये -1 है तो ये -2 है, ये ग्राफ -2 से पास हो रहा है। अब मुझे ये मेरे दो एंड पॉइंट्स हैं, -2 जब x की वैल्यू -2 होगी तब y की वैल्यू क्या आ रही है, -10, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ नीचे बना दिया, यानी कि ये ग्राफ फर्दर नीचे जाएगा, -2, -10 इसका पहला पॉइंट होगा, सही है। फिर ये पॉइंट, ये जिस तरह मैं x की वैल्यू बढ़ाते रहूंगा ये ग्राफ ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट इसका 1 पे अकर करेगा x की वैल्यू पे, और फिर x की वैल्यू 1 से जब मैं ग्रेटर जा रहा हूँ तो ये फंक्शन फिर से वैल्यू कम हो रही होगी और 3 पे इसकी वैल्यू आ रही है -5, सही है। इसकी x इंटरसेप्ट मैंने निकालने की जब कोशिश की तो x इंटरसेप्ट नहीं निकल सकता था, क्योंकि अब मुझे रियलाइज हो गया कि ये पूरा का पूरा ग्राफ बिलो दी x एक्सिस है, x एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो ये हो गया समरी इस क्वेश्चन की। ओके सर। ओके, सर खत्म क्लास? बस लास्ट क्वेश्चन करवा दूं, लास्ट क्वेश्चन करवा दूं फिर खत्म कर लेते हैं। फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने रजिस्टर्स में कॉपी कर लेना, और लेकिन कॉन्सेप्ट अगर कोई अगर रहता है समझने के लिए तो वो मेरे साथ डिस्कस कर लो। अच्छा अब मैं चाहता हूं कि आप स्केच करो y = x times x - 2 for x greater than equal to -1 less than equal to 3। सबसे पहली चीज that you are going to ask yourself, which function is it? Which function is it, Suleiman? लीनियर क्वाड्रेटिक, राइट? It's a quadratic function, क्योंकि जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, x2 जी, -2 से मल्टीप्लाई -2, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक, और ये मिनिमम बनेगा। अच्छा अब हाँ, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू पॉजिटिव है, फिर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे ये कौन सी फॉर्म है, so you are going to realize कि it's a factorized form, फैक्टराइज फॉर्म। ठीक है। फिर इज इट अ मिनिमम कर्व और अ मैक्सिमम कर्व, सो आप कह रहे हो कि ये मिनिमम। मिनिमम कर्व है। अगर मिनिमम कर्व है तो उसका जनरल शेप इस तरीके का स्माइलिंग फेस होगा, उसका मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। जी। तो मिनिमम, अब इस केस में हम मिनिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। ये वाला जो क्वेश्चन सबसे पहला करवाया था, जब मैंने फैक्टराइज फॉर्म निकाल ली थी उसके बाद मैंने मिनिमम पॉइंट कैसे निकाला था, जब मैंने फैक्टराइज फॉर्म निकाल ली थी, ठीक है, इसके बाद मैंने मिनिमम पॉइंट कैसे निकाला था?
यानी कि टर्निंग पॉइंट कैसे निकाला था। मैंने सबसे पहले y की जगह 0 रख के x इंटरसेप्ट निकाले, रूट्स जिसे मैं कह रहा था -1 और 7/2 आए थे। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके मैंने x कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट निकाल दिया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये जो टर्निंग पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट, ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, तो ये -1 से उतना ही दूर होगा जितना 7/2 से दूर होगा। तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो ये बीच की वैल्यू आ गई। यही कॉन्सेप्ट अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। सबसे पहला स्टेप नवाल, इक्वेशन में y की जगह 0 प्लग इन करना है। 0 प्लग इन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा इससे, x इंटरसेप्ट यानी कि रूट्स, वो पॉइंट जहां पे ग्राफ मेरा x एक्सिस को कट करेगा। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 0 आ रही है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो मिनिमम कर्व है वो 0 और 2 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जब मैं इसका स्केच बनाने जा रहा हूं तो मेरा जो ग्राफ है वो 0 और 2 पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आ गए। इसके बाद मैंने क्या करना था, मैंने y इंटरसेप्ट निकालना चाहो तो y इंटरसेप्ट भी हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x को 0 प्लग इन करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में जब मैं x को 0 प्लग इन करूंगा तो वुड यू एग्री कि 0 आएगा, यानी कि इसका y इंटरसेप्ट भी यही है। सही है। तीसरी बात, मुझे टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि इसमें मिनिमम पॉइंट कह लो। तो मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, आप x का कोऑर्डिनेट, आप इन दोनों x के कोऑर्डिनेट्स को लोगे, जो x कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट होगा वो होगा 0 + 2, इन दोनों रूट्स को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2, सो 2/2 कितना आ जाएगा, 1। जाहिर सी बात है ये 0 है ये 2 है, तो टर्निंग पॉइंट कहाँ लाई करेगा, 1 पे। अब 1 पे y वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए y कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए आप इसी इक्वेशन में x की वैल्यू को 1 प्लग इन कर दो। सो 1 टाइम्स -1 आपके पास आ जाएगा -1। सही है, तो ये आ गया -1। अब मुझे पता, एक जनरल आइडिया हो गया कि मेरा जो कर्व है वो कैसा दिखेगा। सही, इस तरीके से ऊपर चलता रहेगा। सही है, इस तरीके से क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे कहा हुआ है कि सिर्फ आपको कर्व दिखाना है -1 से लेके 3 तक। गाइस 1 मिनट में कॉल अटेंड कर लूं, ठीक है। आप -1 पे वैल्यू निकालो, 3 पे वैल्यू निकालो।
ऑलराइट गाइस, सो आपको -1 पे बस एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि -1 पे ये फंक्शन कितना आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि बाकी जितना भी ग्राफ है ना उसको डिलीट कर देंगे, सही, उसको इरेज कर देंगे, और 3 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि 3 पे क्या आ रही है। ठीक है सर, सर क्या इरेज करेंगे? मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतनी, -1 पे मुझे मेरा -1 से ग्राफ स्टार्ट होगा और 3 पे एंड हो जाएगा, सही है, क्योंकि क्वेश्चन में जी -1 और 3 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू जब -1 रखेंगे तब y की वैल्यू क्या आएगी? 3 रख देंगे, खत्म कर -1 देंगे ग्राफ। टाइम्स -1 -2 जी, 3 आएगी ना वैल्यू? हाँ सही, तो +3 आ जाएगी। तो -1 पे ये वैल्यू आ रही है 3, तो -1, 3 ये पॉइंट हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 3 रखोगे तो तब क्या वैल्यू आएगी? तब भी 3 आ रही है ना हमारी, है ना? जी अच्छा, तो बस सही है। तो 3 पे भी जैसे कि ये 3 वैल्यू आ रही है तो 3 बना देंगे, तो ये पॉइंट को भी हम कह देंगे 3, 3, सही है। तो इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, सही है यार। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सारा जो भी मैंने करवाया है, स्टार्टिंग यहाँ से हुई है ले आज लिए की सर, क्लास की। 3 पेजेस के स्क्रीनशॉट ले लिए जो हाँ, कॉपी के, बाकी पहला कॉपी पेज क्या हुआ अगर है? मुसब आपने नहीं लिया तो ले लो जल्दी से। हो गया सर। दूसरा, इसका ले लिया था सर। तीसरा ये भी। एंड फोर्थ, ठीक है, ओके। चलो थैंक यू गाइस, प्लीज इसको अपने रजिस्टर में करके रिवाइज करना, सही है। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Okay.